हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 9 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें 30% का एनालाइज करेंगे और ये रियल पर्सन है और इसमें इस टाइप के पर्सन पूछे गए हैं। आज की फर्स्ट शिफ्ट में टीन का रासायनिक प्रतीक क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज V बराबर 12 वोल्ट, धारा I बराबर 3 एम्पियर है तो प्रतिरोध कितना होगा, SER और RER में क्या अंतर है, कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इस टाइप के प्रश्न लेकर आए हैं और आइए समझते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो कौन सी होती है, सभी बच्चे कमेंट करिए। ये होती है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है किस हाइड्रोजन से। देखो समझते हैं, सोडियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है या जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, टीन का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा, एसएन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। टीन का रासायनिक प्रतीक क्या एसएन होता है, यह है नाम लेटिन शब्द स्टेनम से लिया गया है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया है, कंकाल मांसपेशिया की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये स्वैच्छिक होती है। कैसी होती है, स्वैच्छिक। कंकाल मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है और इनकी गति हमारे नियंत्रण में होती है, इसलिए इन्हें स्वैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति का भार चंद्रमा पर 10 केजी है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। तो यहाँ पर किसी चीज या व्यक्ति का यहाँ पर भार दे रखा था 10 या 20 जो भी था, तो उसका कितना होगा पृथ्वी पर, तो कितना हो जाएगा 60 केजी। तो ध्यान रखना, जो यहाँ पर 20 होता तो उसमें 6 से गुना कर देते और यहाँ पर 30 होता तो भी 6 से गुना कर देते। ठीक, तो पृथ्वी पे 6 गुना होता है उसका भार। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी का भार कितना होता है, 10 की गुना 6 में करेंगे 10 60 केजी होता। इससे अगला प्रश्न, यदि किसी कंडक्टर में कुल आवेश Q बराबर 12 कूलाम और वह 4 सेकंड में गुजरता है तो धारा I कितनी होगी। तो यहाँ पर ये निकालना है, तो इसका आंसर क्या 3 एम्पियर है यहाँ पर। तो कैसे निकालते हैं समझना, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है I बराबर Q/T, ये वाला फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर Q का मान कितना 12 और T का मान कितना 4, 4 से डिवाइड कर तो 4 या 12, 3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 एम्पियर। इससे अगला प्रश्न, कौन सी धातु सीधे वायु O2 के संपर्क में आने पर ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी धातु है, ये ऑप्शन नंबर ए, सोडियम धातु है। सोडियम जैसी सक्रिय धातु सीधे वायु में जाकर Na2O सोडियम ऑक्साइड बना सकती है। कम सक्रिय धातु जैसे तांबा, चांदी और सोना आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाती। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, ध्वनि की प्रबलता या लाउडनेस किस पर निर्भर करती है। तो किस पर करती है, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता पर। ध्वनि की प्रबलता सीधे ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक ध्वनि की ऊर्जा प्रति यूनिट क्षेत्र होगी उतनी ही ध्वनि अधिक जोर से सुनाई देगी। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, पादपों में भोजन और अन्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य कौन करता है। तो कौन करता है, ये करता है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड भोजन और अन्य पदार्थों को स्टार्च, तेल या प्रोटीन के रूप में संग्रहित करते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक पादपों में संग्रहण कार्य करते हैं। इससे अगला प्रश्न, स्थिर अनुपात का नियम किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, सभी बच्चे कमेंट करना। यह ऑप्शन नंबर ए, किसी यौगिक में तत्व हमेशा समान द्रव्यमान में पाए जाते हैं। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित और समान होता है, चाहे यौगिक कितनी भी मात्रा में लिया जाए। उदाहरण, पानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 1:8 होता है, हमेशा यही रहेगा। इससे अगला प्रश्न, एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से क्या बनता है। तो यहाँ पर ये बताना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, CH3COON प्लस CO2 प्लस H2O ये प्राप्त होता। तो यहां पर समझते हैं, देखो यह एक, यहां पर ये वाली इक्वेशन है, देखो इनके नाम समझना क्या थे नाम, CH3COON ने सोडियम एसिटेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O पानी। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, यदि किसी प्रतिरोध में वोल्टेज कितना 12 वोल्ट है और धारा I 3 एम्पियर है तो प्रतिरोध R कितना होगा। तो यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मूला क्या था, V बराबर IR, जो ओम का नियम होता है। तो यहाँ पर V का मान हमें दिया 12, I का मान 3 एम्पियर और R का मान हमारे से पूछा है, तो 3 से इसे डिवाइड कर तो 4, तो 4 इस तरीके से वैल्यू निकाल लेती, तो कितना आ जाएगा 4 ओम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न,
गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कैसे समझें? देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर जी एम m1 गुना m2 अपॉन r स्क्वायर है। m1 गुना m1 और m2 दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है और r दोनों के बीच की दूरी, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। कैसे? देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर m1 और m2 और इसके बीच की दूरी क्या? r, इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न, सत्य विलयन की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, समान रूप से मिश्रित और पारदर्शी होता है। कैसे समझना? सत्य विलयन की विशेषता, इसमें घुलक और घुलित पदार्थ समान रूप से मिश्रित रहते हैं, यह पारदर्शी होता है, कण इतने छोटे होते हैं कि वे न दृष्टिगोचर होते हैं न बैठते हैं, नमक का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये क्या है? सत्य विलयन के उदाहरण है। SER और RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अंतर है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, RER में राइबोसोम्स लगे होते हैं, SER में नहीं। तो समझते, देखो, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम्स लगे होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते और यह लिपिड संश्लेषण, विसरण और अन्य कार्य करता है, इसलिए मुख्य अंतर राइबोसोम्स की उपस्थिति होता है। तो क्या है? राइबोसोम्स की उपस्थिति। इससे अगला प्रश्न, कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो कौन सी बनाती है? ये बनाती है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। उदाहरण Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है। इससे अगला प्रश्न, आइसोटोप में परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होना। कैसे? आइसोटोप वे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसकी वजह से उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। इससे अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में कब आभासी सीधी और बड़ी छवि बनती है? तो कब बनती है? जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच रखी हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यदि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में रखी जाए तो छवि आभासी सीधी और बड़ी बनती है। इससे अगला प्रश्न, समांगी मिश्रण की विशेषता क्या है? यह ऑप्शन नंबर ए, यह पारदर्शी और कण बहुत छोटे होते हैं। इसमें कण इतने छोटे होते हैं कि वे आंख से नहीं दिखते। यह अपारदर्शी या पारदर्शी हो सकता है, कण स्थिर रहते हैं और तुरंत बैठते नहीं, उदाहरण दूध, क्रीम, धुंध। इससे अगला प्रश्न, धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया का परिणाम क्या होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर सी, लवण और पानी बनते हैं। कैसे? समझना, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है तब जब इसे अम्ल के साथ मिलाया जाता है तब तटस्थकरण होता है और परिणाम स्वरूप लवण और पानी बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है CaO, ये लिया और 2HCl, जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये CaCl2H2O, ये क्या? लवण और ये पानी। शहद का मुख्य कार्य क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का स्रोत और रोग प्रतिरोधक गुण। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, इसलिए शहद को ऊर्जा बढ़ाने और स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।